डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीके क्लासेज में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी तक हमने साइंस में 5 क्लासें डाल दी है, ये 6वीं क्लास है। 5 क्लासों में क्या क्या था? सेल के कितने पार्ट करवाए थे मैंने? 3 पार्ट करवाए थे। उसके बाद में था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद चला था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके कि एक पार्ट हो गया था। आज चलेगा उसका सेकंड पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कर लिया था, दांतों के बारे में पढ़ लिया था, जीभ के बारे में पढ़ लिया था। तो दांतों के बारे में क्या क्या पढ़ा उसको दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी कह रहे थे। और दंत व्यवस्था कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी, ग्रतदंती, विषमदंती और द्विबार दंती। उसके बाद में क्या था? दांतों के प्रकार थे। तो दांतों के कितने प्रकार बताए थे मैंने? दांतों के 4 प्रकार बताए थे, कृतनक, रद्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। कौन कौन से? कृतनक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर क्या काम कर रहे थे? काटने का। कैनाइन चीर फाड़ करने का। प्रीमोलर और मोलर क्या काम कर रहे थे? चबाने का। उसके बाद में हमारी आई थी जीभ। जीभ के अध्ययन को क्या कर रहे थे हम? ग्लोसोलॉजी। जीभ के अध्ययन को क्या कर रहे थे हम? ग्लोसोलॉजी। और जीभ में क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और जीभ के कौन से क्षेत्र में कौन सा स्वाद होता है? तो अग्रभाग में, जीभ के अग्रभाग में किसका? मीठे होने का स्वाद पता चलता है। जो हमारा अग्र पार्श्व था उसमें किसका? नमकीन का। पश्चिम पार्श्व था उसमें किसका? खट्टा होने का। और जीभ का जो अंतिम भाग होता है, पश्चिम भाग होता है, उसमें कड़वेपन का स्वाद पता चल रहा था। मध्य भाग में प्याज और लहसुन का स्वाद पता चलता है। अब जीभ पर क्या होता है? B2 की कमी से क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं? जीभ सूज जाती है। और इस रोग को क्या कह रहे थे हम? ग्लोसिटिस रोग कह रहे थे। अब जीभ में क्या बनती है? लार बनती है। जीभ में क्या बनती है? लार बनती है। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा आज लार, स्लीवा। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? लार। लार। अब लार की पीएच कितनी होती है? लार की पीएच, तो लार कैसी होती है? हल्की अम्लीय होती है। लार कैसी होती है? हल्की अम्लीय, जिसका पीएच होता है 6.8। तो लार का पीएच कितना होता है? 6.8, हल्की अम्लीय। लार कैसी होती है हमारी? हल्की अम्लीय, जिसका पीएच कितना होता है? 6.8 होता है। अब लार किस किस से मिलकर बनी होती है? उसका कंपोजिशन क्या होता है लार का? तो लार में 99% तो क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और 1% क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। लार में क्या होता है? 99% तो क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और 1% क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं लार में? तो लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? टाइलिन और एमाइलेज और लाइसोजाइम। कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? टाइलिन या एमाइलेज या और दूसरा कौन सा पाया जाएगा? लाइसोजाइम। तो पहला एंजाइम कौन सा होता है इसमें? टाइलिन या एमाइलेज। और दूसरा कौन सा होता है? लाइसोजाइम। तो लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। अब टाइलिन कार्य क्या करता है? तो टाइलिन का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और स्टार्च को किसमें? माल्टोज में बदल देता है। टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का
पाचन करता है। और क्या करता है? स्टार्च को किसमें? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज में बदल देता है। तो टैलिन या एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, स्टार्च को किसमें? माल्टोज में बदलना। उसके बाद में दूसरा कौन सा है? लाइसोजाइम एंजाइम। अब लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या होता है? भोजन में जो हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं उनको क्या करता है? ये नष्ट करता है। लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या होता है? भोजन में उपस्थित या भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? भोजन के साथ आए हुए या भोजन में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है? ये नष्ट करता है। अब लाइसोजाइम किसमें पाया जाता है? लार में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो किसमें पाया जाएगा? आंसुओं में पाया जाता है, पसीने में पाया जाता है और वीर्य में पाया जाता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम और किस किस में पाया जाता है? आंसुओं में, पसीने में और वीर्य में। तो लार की पीएच कितनी होती है? 6.8। हल्की अम्लीय। लार कैसी होती है? हल्की अम्लीय होती है। और इसकी कंपोजिशन देखें तो लार में कितना? 99% तो क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और 1% क्या पाया जाता है? एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है वो क्या कार्य करता है? वो कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। तो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, स्टार्च को किसमें? माल्टोज में बदलना। लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या होता है? भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। अब जो हमारी लार होती है वो आराम के समय क्या होती है? लार क्या होती है? आराम के समय अधिक श्रावित होती है ना। और किसके कारण होती है? अब ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव के कारण। तो आराम के समय लार का स्राव क्या होता है? आराम के समय परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव में क्या होता है? अधिक होता है। लार का स्राव परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव में, लार का स्राव परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव में आराम के समय क्या होता है? अधिक होता है। लार का स्राव कब अधिक होगा? आराम के समय में। किसके प्रभाव में? तंत्रिका तंत्र के प्रभाव में। अब लार का निर्माण किससे होता है? लार ग्रंथियों से। लार का निर्माण किससे होगा? लार का निर्माण लार ग्रंथियों से होता है। किससे होता है? लार ग्रंथियों से होता है। अब लार ग्रंथियां, तो मानव में कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव में कितनी लार ग्रंथियां? मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मानव में कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अधोकरण ग्रंथि। कौन सी? अधोकरण या पैरोटिड ग्रंथि, जो यहाँ पाई जाती है कान के नीचे। कहाँ?
कान के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? पैरोटिड ग्रंथि, अधोकरण ग्रंथि। दूसरी कौन सी होती है? अधोजिह्वा, जो जीभ के नीचे पाई जाती है। किसके नीचे पाई जाएगी? जीभ के नीचे, सबलिंगुअल ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि कौन सी होती है? अधोजंब, अधोहनु। कौन सी? अधोजंब या अधोहनु या सबमैंडिबुलर, जो कहाँ पाई जाती है? जबड़े के नीचे। कहाँ पाई जाती है? जबड़े के नीचे। तो पहली ग्रंथि कौन सी होती है? अधोकरण ग्रंथि या फिर पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि। तो अधोकरण ग्रंथि होती है या पैरोटिड ग्रंथि होती है, वो कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। कहाँ पाई जाती है? इसकी स्थिति कहाँ होती है? कान के नीचे। अधोकरण या पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? कान के नीचे। अब है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा सबलिंगुअल। कौन सी? सबलिंगुअल। अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्रंथि ये कहाँ पाई जा रही है? जीभ के नीचे। कहाँ पाई जाएगी? जीभ के नीचे। और तीसरी कौन सी है? अधोजंघ या फिर अधोहनु, सबमैंडिबुलर। कौन सी? सबमैंडिबुलर ग्रंथि होती है, वो कहाँ पाई जाती है? जबड़े के नीचे। कहाँ पाई जाएगी? जबड़े के नीचे पाई जाती है। तो मानव में कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है। सबलिंगुअल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे पाई जाती है। और सबमैंडिबुलर ग्रंथि होती है, वो कहाँ पाई जाती है? जबड़े के नीचे। कहाँ पाई जाती है? जबड़े के नीचे। अब जो हमारी पैरोटिड ग्रंथि है, अगर उसमें संक्रमण हो जाता है, कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि, तो कौन सा रोग हो जाता है? मम्प्स या कन्फेड या गलसुआ। कौन सा रोग हो जाता है? मम्प्स, कन्फेड या गलसुआ रोग हो जाता है। मम्प्स, कन्फेड या गलसुआ रोग। ये रोग किसके कारण होता है? जब हमारी पैरोटिड ग्रंथि होती है, उसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। संक्रमण के कारण क्या होगा? सूजन आ जाती है। तो कौन सा रोग हो जाता है? मम्प्स, कन्फेड या गलसुआ रोग हो जाता है। पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण के कारण, पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम? मम्प्स, कन्फेड या गलसुआ रोग कहते हैं। और इस रोग के लिए, इस रोग के बचाव के लिए बच्चों में क्या लगाया जाता है? MMR का टीका लगाया जाता है। इस रोग के बचाव के लिए बच्चों में क्या लगाया जाता है? MMR का टीका। इस रोग के बचाव के लिए बच्चों में MMR का टीका लगवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? MMR का टीका लगवाना चाहिए। MMR पूरा नाम क्या है इसका? मम्प्स, मिजेलस, रूबेला। क्या है? मम्प्स, मिजेलस, रूबेला। मम्प्स, मिजेलस, रूबेला। तो कन्फेड रोग में क्या हो जाता है? पैरोटिड ग्रंथि में क्या आ जाती है? संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है। और इसके लिए क्या किया जाता है?
बच्चों में क्या करना चाहिए, एमएमआर का टीका लगवाना चाहिए। एमएमआर फुल फॉर्म क्या है इसकी, मम्स मिजेलस रूबेला। क्या है, मम्स मिजेलस रूबेला। तो लार कंप्लीट हुई हमारी। लार की पीएच कितनी है, 6.8। कैसी होती है लार, हल्की अम्लीय होती है। लार कैसी होती है हमारी, हल्की अम्लीय होती है। और मानव में कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, लार स्रावित करती हैं। उसके बाद में क्या हो गया था, हमारा पाचन स्टार्ट हुआ था हमारा मुख से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा पाचन, मुख से स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, दांत पढ़ लिए थे, जीभ पढ़ ली थी, और उसके बाद में क्या हो गया था, हमारी लार हो गई थी। उसके बाद में क्या चलेगा अब, ग्रसनी। अगला पार्ट कौन सा चलेगा इसका, ग्रसनी या फ्रैंकिस ग्रसनी। अब ये ग्रसनी की स्थिति क्या होती है, यह क्या होती है, भोजन और श्वास, किसका, भोजन और श्वास का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों क्या होते हैं, इसी भाग से होकर गुजरते हैं। ग्रसनी से क्या आ जाता है, भोजन और श्वास। तो यह भोजन और श्वास का क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ग्रसनी क्या है, यह भोजन एवं श्वास का उभयनिष्ठ बिंदु है। भोजन और श्वास का क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। अब क्या होता है, इसके ठीक ऊपरी हिस्से पर यहां से ग्रसनी स्टार्ट होगी, जैसे ही नासामार खत्म होगा क्या होगी, ग्रसनी। तो क्या होता है, ये उभयनिष्ठ बिंदु किसका, भोजन का और श्वास का। और इसके ठीक ऊपर क्या पाई जाती है, एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूवुला। इसके ठीक ऊपरी हिस्से पर, ठीक ऊपरी हिस्से पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूवुला। क्या कहते हैं, जिसे यूवुला कहते हैं। देहाती भाषा में बोले तो कागली। क्या बोलते हैं इसे, कागली। तो ऊपरी हिस्से पर क्या पाई जाती है, एक उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, यूवुला कहते हैं। यूवुला का कार्य क्या होता है, भोजन को नाक में जाने से रोकना। यूवुला क्या कार्य करती है, भोजन को, यूवुला भोजन को नासिका में जाने से रोकती है। नासिका में जाने से रोकती है। यूवुला भोजन को नासिका में जाने से रोकती है। जब हम सोते हैं तो क्या हो जाता है, यूवुला की लंबाई बढ़ जाती है। जब हम सोते हैं तो क्या होता है, यूवुला की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति में क्या आते हैं, खर्राटे भी आते हैं। अब क्या होता है, ग्रसनी के में क्या होती है, एक ढक्कननुमा संरचना पाई जाती है। ग्रसनी में क्या पाई जाती है, एक ढक्कननुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटस या घाटी ढक्कन। ग्रसनी में क्या होती है, एक ढक्कननुमा संरचना। ग्रसनी में एक ढक्कननुमा संरचना पाई जाती है। ढक्कननुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटस या घाटी ढक्कन। एपिग्लोटस या घाटी ढक्कन कहते हैं।
एपिग्लोटस या घाटी ढक्कन कहते हैं। अब एपिग्लोटस क्या कार्य करता है? जो एपिग्लोटस होता है भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करता है? रोकता है। एपिग्लोटस क्या करता है? जबकि यूला क्या कर रही थी? भोजन को नासिका में जाने से रोक रही थी। और जो एपिग्लोटस होता है वो क्या करता है? एपिग्लोटस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। श्वास नली में जाने से रोकता है। इसी कारण से क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी लेटकर भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन किसमें? श्वास नली में चला जाता है। एपिग्लोटस का कार्य क्या होता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। इसी कारण एपिग्लोटस को क्या कहते हैं? मानव शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। एपिग्लोटस को क्या कहते हैं? मानव शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन, भी कहते हैं। एपिग्लोटस को क्या कहते हैं? मानव शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। अब बात आती है मुख्य बात, ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। मुख में तो किसका पाचन हो रहा था? मुख में किसका पाचन हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का। जबकि ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। एक बार फिर से देख लो, यह भोजन और श्वास नली का क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु। भोजन और श्वास का क्या होता है? ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है। और इसके ऊपरी हिस्से में क्या पाई जाती है? एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम? यूला कहते हैं। यूला क्या करती है? भोजन को नासिका में जाने से रोकती है। यूला क्या करती है? भोजन को नासिका में जाने से रोकती है। अब ग्रसनी में क्या पाई जाती है? एक ढक्कननुमा संरचना पाई जाती है। ग्रसनी में क्या पाई जाती है? एक ढक्कननुमा संरचना पाई जाती है, जिसे एपिग्लोटस कहते हैं। और एपिग्लोटस का कार्य क्या होता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। इसी वजह से एपिग्लोटस को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन। एपिग्लोटस को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। अब आती है पाचन की बात आती है, तो ग्रसनी वाले भाग में किसका पाचन होता है? क्वेश्चन आ जाए, ग्रसनी वाले भाग में किसका पाचन होता है? तो हमारी जो ग्रसनी होती है उसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। पाचन नहीं होता है। जबकि हमारे मुख में किसका पाचन हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था। स्टार्च को किसमें? माल्टोज में बदल रहे थे। अब ग्रसनी में क्या होता है? ग्रसनी से भोजन किसके द्वारा? निंगल द्वार के द्वारा किसमें जाता है? ग्रास नली। ग्रसनी के बाद में कौन सा भाग आता है? हमारे पाचन तंत्र का कौन सा भाग आएगा? ग्रास नली। तो ग्रसनी से जो भोजन है किसके द्वारा? गलट या निगल द्वार के द्वारा किसमें? ग्रास नली में जाता है। तो ग्रसनी से भोजन निंगल द्वार या गलट के द्वारा ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली में जाता है। किसके द्वारा? निंगल द्वार के द्वारा या गलट के द्वारा किसमें जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। अब ग्रसनी से जो श्वास, क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ बिंदु है ना ग्रसनी, भोजन और श्वास का, तो अब श्वास किसके द्वारा? तो ग्रसनी से जो श्वास होता है वो ग्लोटस नामक द्वार के द्वारा किसमें जाएगा? श्वास नली में प्रवेश करता है। तो ग्रसनी से श्वास किसके द्वारा? ग्लोटस द्वार के द्वारा, ग्लोटस नामक द्वार के द्वारा
किसमें? श्वास नली में प्रवेश करता है, श्वास नली में जाता है। ग्रसनी क्या था? भोजन और श्वास का क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु है। अब इनमें कैसे भोजन और श्वास किस माध्यम से जाता है? तो ग्रसनी से जो भोजन होता है वो किसके द्वारा? निंगल द्वार के द्वारा कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। और जो श्वास होता है वो किसके द्वारा? ग्लोटस के द्वारा किसमें जाएगा? वो श्वास नली में जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई ग्रसनी में। उसके बाद में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट। कौन सा था ग्रसनी के बाद में? ग्रास नाल। कौन सा था? ग्रास नाल। ऐसे ही तो थी कुछ संरचना। ये तो क्या था? बक्कल कैविटी। ये क्या थी? उभयनिष्ठ बिंदु। ये क्या थी? ग्रसनी। और ये वाला भाग कौन सा है? अब ग्रास नली। कौन सा है? ग्रास नली या ईसोफेगस। ग्रास नली या ईसोफेगस। ग्रास नली या ईसोफेगस। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और इसमें भी भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में भी किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होगा और ग्रास नली में भी भोजन का पाचन नहीं होता है। यह भोजन को क्या करती है? आमाशय तक पहुंचाती है। ग्रास नली क्या करती है? भोजन को क्या करती है? आमाशय तक पहुंचाती है। तो इसकी औसतन लंबाई कितनी होगी? कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। औसतन लंबाई कितनी होगी इसकी? 25 सेंटीमीटर। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली या ईसोफेगस में क्या होता है? भोजन का पाचन नहीं होता है। अब इसका कार्य क्या होता है? ग्रास नली का कार्य क्या होता है? तो यह क्या करती है? यह भोजन को क्या करती है? ग्रसनी से लेकर आती है। भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाती है। यह क्या करती है? भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाती है। यह भोजन को क्या करती है? ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाती है। अब आमाशय तक पहुंचता कैसे है? कैसे पहुंचता है? कर्मागत संकुचन। किसके द्वारा? कर्मागत संकुचन। इधर समझो, जैसे ये कोई नली है और इसमें क्या है? ये भोजन आया। इसमें क्या आता है? भोजन आता है। तो किसके द्वारा? कर्मागत संकुचन। यहां से क्या होगा? इसमें संकुचन होगा। यहां क्या होगा? इसमें ऐसे संकुचन होगा। तो ये जो निवाला है ये क्या होगा? नीचे आएगा। इसके बाद में क्या होगा? यहां संकुचन होगा। जैसे ही संकुचन होगा तो ऊपर से दबाव आएगा तो क्या होगा? प्रेशर के कारण क्या होगा? ये नीचे आएगा। तो इस प्रकार से आमाशय तक कैसे पहुंचाया जाएगा? यह भोजन को कर्मागत संकुचन के द्वारा स्थानांतरित करती है। यह भोजन को कर्मागत संकुचन के द्वारा स्थानांतरित करती है। कर्मागत संकुचन या कर्मानुकुंचन के द्वारा भोजन को किस रूप में? कर्मागत संकुचन या कर्मानुकुंचन के द्वारा क्या करती है? ये भोजन को कहाँ? आमाशय तक स्थानांतरित करती है। अब क्या होता है? जो ग्रास नली या ईसोफेगस होती है उसकी जो आंतरिक सतह है या आंतरिक जो परत होती है वो क्या करती है? श्लेष्मा स्रावित करती है।
क्या करती है वो, श्लेष्मा स्रावित करती है, जिससे भोजन क्या हो जाता है, लसलसा हो जाता है, जो क्या करती है, भोजन की गति को सरल बनाता है। तो इसकी जो आंतरिक सतह है, इसकी आंतरिक सतह पर श्लेष्मा की परत पाई जाती है, श्लेष्मा की परत पाई जाती है, जो भोजन की गति को सुगम बनाती है या सरल बनाती है। लसलसा हो जाएगा भोजन तो क्या होगा, वो आसानी से स्थानांतरित हो जाएगा, उसकी गति क्या होगी, आसान होगी। तो इसकी जो आंतरिक सतह होती है वो कैसी होती है, श्लेष्मा युक्त होती है। कैसी होती है वो, श्लेष्मा युक्त होती है, अर्थात श्लेष्मा का स्राव करती है। इसकी आंतरिक सतह पर क्या पाया जाता है, श्लेष्मा स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, श्लेष्मा स्रावित होता है, जो क्या करता है, भोजन की गति को सुगम बनाता है। क्या स्रावित होता है, श्लेष्मा स्रावित होता है, जो क्या करता है, भोजन की गति को क्या करता है, सुगम बनाता है। अब क्या होती है, जो ईसोफेगस या जो ग्रास नली होती है वो किससे जुड़ी हुई होगी, आमाशय से। और आमाशय के कौन से भाग से, कोर्डियक भाग से जुड़ी हुई होती है। ये वाली संरचना थी, ये कौन सी थी, ग्रिसनी, ये कौन सी थी, ग्रास नली। और इसी के साथ में क्या जुड़ा हुआ था हमारा, क्या जुड़ा हुआ था, ये आमाशय। और आमाशय का ये भाग कौन सा है, कोर्डियक। आमाशय का ये कौन सा भाग है, कोर्डियक, जो किससे जुड़ा हुआ होता है, ग्रास नली से। किससे जुड़ा हुआ होता है, ग्रास नली से। तो हमारी जो ग्रास नली होती है वो आमाशय के कोर्डियक भाग से जुड़ी होती है। ग्रास नली आमाशय के कोर्डियक भाग से जुड़ी होती है। ग्रास नली या जो ईसोफेगस होती है वो आमाशय के कौन से, कोर्डियक भाग से जुड़ी हुई होती है। अब ईसोफेगस और आमाशय के बीच में क्या पाया जाएगा, एक वाल्व पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, एक वाल्व पाया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, कोर्डियक स्फिंक्टर वाल्व। क्या कहते हैं जिसे, कोर्डियक स्फिंक्टर वाल्व या LOS। तो ग्रास नली एवं आमाशय के बीच क्या पाया जाता है, कोर्डियक स्फिंक्टर या फिर LOS नामक वाल्व पाया जाता है। LOS नामक वाल्व पाया जाता है। कैसे, ग्रास नली ये आमाशय से जुड़ी हुई थी, कौन से भाग से, कोर्डियक भाग से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, एक वाल्व पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कोर्डियक स्फिंक्टर वाल्व या LOS, लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर, लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर नामक वाल्व पाया जाता है, जो क्या होता है, उल्टी के समय कार्य नहीं करता है। उल्टी के समय कार्य नहीं करता है। ये वाल्व कार्य क्या करता है, जो भोजन आ जाता है ग्रास नली से, जो भोजन आमाशय में आ जाता है उसको वापस जाने से रोकता है। इस वाल्व का कार्य क्या होता है, कोर्डियक स्फिंक्टर नामक वाल्व का कार्य क्या होता है, जो भोजन आमाशय में पहुंच चुका होता है उसको वापस किसमें, ग्रास नली या ईसोफेगस में जाने से क्या करता है, रोकता है। लेकिन उल्टी के समय ये वाल्व कार्य नहीं करता है। तो उल्टी होगी तो क्या होगा, आमाशय से भोजन वापस किस में जाएगा, किस में जाएगा, ईसोफेगस में आ जाता है। तो उल्टी के समय ये वाल्व कार्य नहीं करता है।
फिर से देखो इसकी ग्रास नली या ईसोफेगस, लगभग औसतन लंबाई कितनी होती है इसकी, 25 सेंटीमीटर होती है, और इसमें भी भोजन का पाचन नहीं होता है। और किसमें, ग्रसनी में भी भोजन का पाचन नहीं होगा, और ग्रास नली में भी भोजन का पाचन नहीं होता है। यह भोजन ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाती है। ग्रास नली का कार्य क्या होता है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। तो ग्रास नली का कार्य क्या होता है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। और कैसे पहुंचाती है, यह भोजन को कर्मागत संकुचन, कैसे, कर्मागत संकुचन के द्वारा स्थानांतरित करती है। इसकी आंतरिक सतह पर क्या होती है, श्लेष्मा स्रावित होता है। इसकी जो आंतरिक सतह होती है उसमें क्या होता है, श्लेष्मा का स्राव होता है, जो क्या करता है, भोजन की गति को क्या करता है, सुगम बनाता है। अब ग्रास नली आमाशय के किस भाग से जुड़ी हुई होती है, कॉर्डियक भाग से। कितने भाग है आमाशय के, कॉर्डियक, फंडिस, पाइलोरिक, जो आगे पढ़ेंगे हम। तो ग्रास नली आमाशय के कौन से भाग से, कॉर्डियक भाग से जुड़ी हुई होती है। और इन दोनों के बीच में, ग्रास नली और आमाशय के बीच में क्या पाया जाता है, एक वॉल्व पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्डियक स्फिंक्टर या एलओएस नामक वॉल्व कहते हैं, जो क्या कार्य करता है, आमाशय से भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। लेकिन क्या होता है, ये उल्टी के समय कार्य नहीं करता है। तो ये वॉल्व क्या कर रहा था, उल्टी के समय कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार क्या होती है हमारी ग्रास नली या ईसोफेगस कंप्लीट होती है। तो भोजन का पाचन किस किस प्रकार से हुआ, पहले भोजन किस में जाएगा, मुख में जाता है। मुख में क्या थे, दांतों के द्वारा क्या किया जा रहा था, चबाया जा रहा था, और जीभ के द्वारा क्या की जाती थी, लार स्रावित की जाती थी, जो भोजन को क्या कर रही थी, लसलसा बना रही थी। तो हमारा यहां तक का पार्ट कंप्लीट हो गया है। भोजन किसमें, निवाले के रूप में, किसमें, निवाले के रूप में कहाँ जा रहा था, मुख में जाता है। मुख में क्या होता है, दांतों के द्वारा चबाया जाता है। तो हमने दांत की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, कितने प्रकार होते हैं, वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में क्या, जीभ पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और क्या होती है, लार स्रावित होती है। उसके बाद में भोजन किस में जा रहा था, ग्रसनी में। किस में जा रहा था, भोजन ग्रसनी में जा रहा था। और ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, जबकि मुख में मतलब लार द्वारा किसका पाचन हो रहा था, हमारे कार्बोहाइड्रेट। किसका पाचन हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था, जो स्टार्च को किस में, माल्टोज में बदल रहा था। उसके बाद में क्या थी, हमारी ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता है, और ये क्या था, श्वास और भोजन का उभयनिष्ठ बिंदु था। इसका श्वास और भोजन का उभयनिष्ठ बिंदु था। इसके ऊपरी हिस्से पर क्या पाई जा रही थी, एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जा रही थी, जिसे क्या कहते हैं, हम यूवुला कहते हैं। और यूवुला का कार्य क्या होता है, भोजन को नासिका में जाने से रोकना। भोजन को क्या कर रहे थे, वो नासिका में जाने से रोक रहे थे। और इस पर क्या पाए जाते हैं, एपिग्लोटस, क्या पाया जाता है, एपिग्लोटस या घाटी ढक्कन पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है, श्वास नली में जाने से रोकता है। भोजन को क्या करता है, श्वास नली में जाने से रोकता है। और ग्रसनी के बाद में भोजन कहाँ पहुंच रहा था, ग्रास नली में। कहाँ पहुंच रहा था भोजन, ग्रास नली में पहुंच रहा था। और ग्रास नली में भी भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसमें ग्रास नली में भी भोजन का पाचन नहीं होता है। अब ग्रास नली के द्वारा जो भोजन है वो किस में डाला जा रहा था, आमाशय तक। कहां तक, आमाशय तक पहुंचाया जा रहा था। और किस रूप में, कर्मागत संकुचन के रूप में। कैसे पहुंचाया जा रहा था वो, कर्मागत संकुचन के रूप में। कहां तक पहुंचाया जा रहा था, आमाशय तक पहुंचाया जा रहा था। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा आमाशय। हमारा अगला टॉपिक कौन सा होगा, आमाशय। वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, या फिर साथ नोट्स नहीं बना रहे हो तो जैसे ही हमारे चैप्टर कंप्लीट होंगे आपको पीडीएफ के द्वारा नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे।
लेकिन हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच सके। थैंक यू।